एक समय की बात है, धनियापुर नामक एक गांव में रामलाल अपनी पत्नी कविता और बेटी बुलबुल के साथ रहा करता था। रामलाल एक किसान था और एक किसान होने के बाद भी रामलाल अपने घर का गुजर बसर काफी अच्छे से करता था। ऐसे ही एक दिन रामलाल बाजार में टमाटर बेच रहा होता है। टमाटर ले लो, टमाटर ताजा ताजा बढ़िया बढ़िया टमाटर ले लो। रामलाल के टमाटर ताजा और लाल थे। साथ ही रामलाल अच्छे दामों में टमाटरों को बेच भी रहा था। रामलाल के टमाटरों को देखकर बाजार की भीड़ रामलाल की रेहड़ी पर इकट्ठा हो जाती है। तो वहीं रामलाल का एक पड़ोसी रमेश ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर जल रहा था। रामलाल के बच्चे, आज तेरे टमाटर की वजह से मेरी बोनी नहीं हो रही। लोग मेरे टमाटर को छोड़कर तेरे पास जा रहे हैं टमाटर लेने। इतना बोलकर रमेश एक बार फिर गुस्से में अपने टमाटरों को बेचने लगता है। टमाटर 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 ले लो, ताजा ताजा टमाटर, देसी टमाटर ले लो ले लो ले लो, 20 रुपए के 4 किलो ले लो। रमेश जोर जोर से चिल्लाकर अपने टमाटरों को बेचने लगता है, लेकिन फिर भी एक भी ग्राहक रमेश के ठेले पर नहीं आता। कुछ ही घंटे में रामलाल के सारे टमाटर बिक जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ रामलाल अपनी खेती में अपना खून पसीना बहाता है। रामलाल के टमाटर काफी अच्छे होते हैं, इसीलिए वो दिन में खेती करता और शाम को बाजार में टमाटर बेचता। धीरे धीरे रामलाल की बरकत होती जाती है, लेकिन उसकी इतनी बरकत देखकर रमेश अंदर ही अंदर जल बुनकर राख हो रहा था। ऐसे ही एक दिन रामलाल अपने कंधे पर गमछा लटकाए और हाथ से अपनी रेहड़ी को धक्का देते हुए थका हारा रामलाल अपने घर आता है। कविता, ओ कविता, जरा एक गिलास पानी पिला दो, आज बहुत थकान हो रही है। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। कविता अपने हाथों में पानी लिए रामलाल के पास आती है और उसको पानी का ग्लास देती है। रामलाल के माथे पर पसीना और चेहरे की रंगत कम देखकर कविता अपने पति रामलाल से बोलती है, अजी क्या हो गया, आज आप कुछ ज्यादा ही थके लग रहे हैं। आज बहुत थकान हो रही है। वो क्या है ना, आज बाजार में बहुत भीड़ थी और तुम्हें पता है आज हमारे सारे टमाटर भी बिक गए। अरे वाह, और वैसे भी हमारे टमाटर बिकेंगे क्यों नहीं। अरे हमारे टमाटर ताजा और अच्छे होते हैं, तो हमारे टमाटरों का बिकना तो बनता ही है। हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, पर फिलहाल मैं बहुत थक चुका हूँ। कुछ खाने को दे दो, मैं खाकर सो जाता हूँ, फिर कल भी तो बाजार जाना है। रामलाल की बात सुनकर कविता खाना निकालकर रामलाल के साथ खाने लगती है। सुनिए जी, मैं बोल रही थी कि हमारी जो टमाटर की खेती है ना, वो भी इस बार काफी अच्छी हुई है। बहुत अच्छे और बड़े बड़े टमाटर हुए हैं इस बार। जब आप बाजार जाएंगे तो मैं टमाटरों को तोड़कर ले आऊंगी। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा कर लेना। वैसे घर में जो टमाटर बचे हैं उन टमाटरों को तुम अच्छे से धो लेना, ठीक है। रामलाल और कविता आपस में बातें कर रहे थे, तो वहीं कविता और रामलाल की बातें खिड़की से रमेश सुन रहा था। रामलाल के बच्चे, ना रहेगा तेरा खेत और ना रहेगा टमाटर। अपने खेत के बलबूते पर ही तू इतने ताजे टमाटर बेच रहा है ना, अब देख मैं तेरे खेत में किस तरह से आग लगाता हूँ। इतना बोलकर रमेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है और रामलाल के खेत में जा पहुँचता है। कविता अपने खेत में टमाटरों को तोड़ने आती उससे पहले ही रमेश जानबूझकर रामलाल के खेत में आग लगा देता है। रामलाल के खेत में भयंकर आग देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है और जब ये बात रामलाल तक पहुंचती है तो रामलाल भागा भागा अपने खेत में आता है। रामलाल अपने खेतों को अपनी आंखों के सामने जलता देखकर मानो पागल सा हो जाता है। रामलाल अपने सर पर हाथ रखकर जोर जोर से रोते बिलखते हुए कहता है, भगवान, ये तूने क्या कर दिया। मैं अपने घर का पालन पोषण इसी खेत से करता था, तूने मुझसे मेरा ये खेत भी छीन लिया। अब मैं अपने घर का गुजर बसर कैसे करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रामलाल का खेत पूरी तरह से जल चुका था और इसी सदमे में रामलाल अपने घर पर उदास बैठा रहता है। रामलाल
अब ना तो बाजार जाकर टमाटर बेचता और ना ही दोबारा खेती करने की सोचता। तो वही रामलाल की ऐसी हालत देखकर रमेश को बड़ा मजा आता है और इसी बीच वो मौके का फायदा उठाकर अपने टमाटरों को बाजार में बेचने लगता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन बुलबुल अपने स्कूल की फीस रामलाल से मांगती है, पर बुलबुल की बातों का कोई भी जवाब रामलाल नहीं देता। ये देखकर कविता अपनी बेटी से कहती है, बेटा तेरे स्कूल की टीचर से मैं बात कर लूंगी, वो 1-2 दिन की और मोहलत दे देंगी हमें। बुलबुल अपनी माँ की बातों का जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। आप कब तक ऐसे चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? आखिर कब तक आप इस तरह उदास रहेंगे जी? कुछ करिए, घर में राशन खत्म हो गया है। तुम सही बोल रही हो कविता, यूं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर मैं बैठ नहीं सकता। अगर मैं ऐसे ही रहा तो मेरे घर का गुजर बसर कैसे होगा? तुम चिंता मत करो कविता, मैं कुछ करता हूँ। रामलाल अब अपने घर की हालत को कैसे ठीक करना है ये सोच रहा था कि तभी उसकी नजर उसके घर में रखे टमाटर पर जाती है। टमाटर को देखकर रामलाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अगले दिन रामलाल तैयार होकर कविता से कहता है, कविता, ओ कविता, जरा घर से मेरे टमाटर को रेडी पर तो लदा दो। आज बाजार में भी तो जाना है, वहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे बिकेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। रामलाल का जोश देखकर कविता के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और कविता भी अपने पति का साथ देती है। हाँ हाँ, ये सही रहेगा, मैं अभी इन टमाटरों को धोकर लाती हूँ। कविता अब घर में रखे टमाटरों को धोकर रामलाल की रेडी पर लगा देती है और रामलाल अपने टमाटरों को लेकर बाजार में बेचने जाता है। टमाटर लो टमाटर, ताजे ताजे टमाटर लो, टमाटर लो टमाटर। रामलाल बाजार में बार बार आवाज लगाकर अपने टमाटरों को बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके टमाटर एक भी नहीं बिकते, बल्कि सारे टमाटर रमेश के बिकते हैं। खुद के टमाटर ना बिकते देखकर रामलाल के चेहरे पर एक उदासी आ जाती है। वो उदास होते हुए वहां से चला जाता है। रामलाल अपने घर में खटिया पर बैठा हुआ था, तभी वहां कविता आती है। रामलाल के चेहरे पर उदासी देखकर उससे कहती है, क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? कविता, आज मैं कितने जोश के साथ बाजार गया था, ये सोचकर कि मेरे टमाटर बिक जाएंगे, लेकिन मेरी किस्मत देखो, लगता है खेत के साथ साथ मेरी किस्मत भी जल गई। नहीं रामलाल जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी किस्मत नहीं जली है। खुद की किस्मत की लकीरें खुद के हाथों में होती है, इसीलिए हम अपनी किस्मत को यूं दोष नहीं दे सकते। कविता, खुद की किस्मत को दोष ना दूं तो और क्या करूं? लगता है भगवान ने मेरा साथ ही छोड़ दिया। नहीं जी, ऐसा नहीं बोलते। भगवान कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वो अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा जरूर खोल देते हैं। कविता रामलाल को संभालती है और उसके सामने नमक रोटी और प्याज रखकर बाहर की तरफ चली जाती है। पर रामलाल यूं इस तरह से खाली नहीं बैठ सकता था और ना ही खुद को टूटता हुआ देख सकता था। इसीलिए ही अब वो अपना दिमाग चलाता है और अपनी बुद्धिमानी से रामलाल उठ खड़ा होता है और खाने को छोड़कर अपनी रेड़ी लिए मंडी की ओर निकल जाता है। तभी पीछे से कविता उसे आवाज लगाते हुए बोलती है, अजी कहाँ जा रहे हैं? आप खाना तो खा लीजिए। कविता, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें अपने घर का गुजर बसर करने के लिए न सिर्फ बाजार बल्कि व्यापारियों तक अपने टमाटर को बेचना पड़ेगा, इसीलिए तुम मुझे अभी मत रोको। कविता रामलाल की बातों को काफी अच्छे से समझती है और उसको मंडी जाने देती है। तो वहीं रामलाल अपनी रेड़ी लेकर मंडी पहुंचता है और अपने टमाटरों को बेचने लगता है। कुछ घंटे तक उसके टमाटर बिकते नहीं, लेकिन कुछ देर बाद रामलाल के पास एक बड़ा व्यापारी आता है और वो रामलाल के टमाटरों को देखकर उससे कहता है, भाई साहब, तुम्हारे टमाटर देखने में बड़े ही ताजे दिख रहे हैं, क्या मोल भाव करोगे इसका? रामलाल दिल से बड़ा और साफ आदमी था, इसीलिए रामलाल उस व्यापारी को टमाटर बेचने से पहले सारा सच बता देता है। साहब, ये टमाटर ताजे नहीं बल्कि 1 हफ्ते पुराने हैं। हालांकि मैं बासी चीजें नहीं बेचता, लेकिन खेत में आग लग गई, जिस वजह से मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं हार नहीं मान सकता था और इन बचे हुए टमाटरों में से मैं दोबारा अपनी खेती चालू करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। रामलाल अपनी ईमानदारी से उस व्यापारी का दिल जीत लेता है और वो उस व्यापारी को एक ऑफर देता है।
देखो रामलाल, तुम बहुत ही साफ और बुद्धिमान किसान हो, इसीलिए तुम सिर्फ टमाटर की खेती कर वो टमाटर मुझे बेचो और उसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें खेती करने के लिए जितना खर्चा चाहिए तुम मुझसे ले लो। उस व्यापारी की बात सुनकर रामलाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। रामलाल उस व्यापारी की बात मान जाता है और रामलाल एक बार फिर अपनी खेती करता है और इस बार वो अपने टमाटरों को इस व्यापारी को बेच देता है। धीरे धीरे करके रामलाल भी किसान के साथ साथ एक व्यापारी बन जाता है। साथ ही रामलाल के घर के हालात अब पहले से ठीक होने लगते हैं।